चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। इवनिंग में भी आप लोगों की क्लास है? 4:30 to 6। अब देखिए मैग्नेटिज्म में, जैसे कि मैंने कहा कि आपके ये क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक। तो करंट कैरिंग एलिमेंट में ये कैसे पता चले कि हाँ किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के बगल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया कि पता कैसे चला हमें, और ये थियोरी का क्वेश्चन भी है। जैसे कि मैंने कहा कि करंट कैरिंग वायर है और इसके बगल में आपने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक दो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पावर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के बगल में अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का रखूं, तो अभी आपने देखा था कि सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और चार्ज पार्टिकल रखा रहता है रेस्ट पे, तो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू। तो जिससे करंट क्या करता है, चार्ज पार्टिकल आपको मूव। लेकिन जो मैंने यहाँ पे क्या किया कि करंट कैरिंग वायर के बगल में एक रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल को रखा, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। ये मतलब कि जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहा। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती तो रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है, रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है तो वो आपको मूव करता। लेकिन आपका रेस्ट चार्ज आपका मूव नहीं हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें ये कहा गया कि अगर मैंने करंट कैरिंग वायर के बगल में एक चार्ज पार्टिकल को रखा और उसको कुछ वेलोसिटी दे दी। मैंने कहा कि v वेलोसिटी दे दी आपने उसको। ठीक है, जब मैंने इसको v वेलोसिटी दी तो इससे यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने चार्ज पार्टिकल अपने पास से डिविएट हो गया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या था, करंट कैरिंग वायर की वजह से भी क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल अपने पास से डिविएट हो गया। तो मेरे को एक चीज ये पता चला है कि मैग्नेट यहाँ पे करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ एक नई फील्ड है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मूविंग चार्ज पे इसने फोर्स लगा, उसके पाथ को डिविएट किया है।
तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, ओसवाल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इस फील्ड को पता लगाने के लिए उसने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को इसके बगल में रखा। जब मैग्नेटिक नीडल को इसके बगल में रखा तो मैग्नेटिक अपने पास से क्या हुआ, डेविएट हो गया। मैग्नेटिक नीडल आपने वो देखा होगा, नॉर्थ साउथ दिखाता है आपका। ठीक। तो वैसे ही जब मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो वो अपने पास से डेविएट हुआ, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रही है वो कैसी फील्ड है, मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि हमें करंट कैरिंग वायर की वजह से ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता कैसे लगाएं। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही लॉ हैं हमारे पास पता लगाने के लिए। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लॉ है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए है। कौन कौन सा लॉ आपने पढ़ा होगा, बायट सिवर्ट्स लॉ, और सेकंड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए फर्स्ट बायट सिवर्ट्स लॉ। बायट सिवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि आपने कहा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बगल में आपका कोई पॉइंट पी है। ठीक। तो बायट सिवर्ट्स लॉ ये कहता है कि यहाँ पे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण, आपने क्या किया, करंट कैरिंग वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल। ठीक है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट। इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ से आपने क्या किया, आर वेक्टर लिया। ये आर वेक्टर है। ठीक। और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो आई का डायरेक्शन होगा। तो डीएल वेक्टर और आर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। आपने क्या कहा कि इस स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर के कारण जो आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे, वो कितना होगा, स्मॉल डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर, आर वेक्टर का होल क्यूब। बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिट इसकी टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ कॉस। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। स्नेहा, नेहा, नोट कर लिया।
इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आर वेक्टर होता है वो हमेशा पी पॉइंट की तरफ होता है, ये होता है आर वेक्टर। और ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए। अगर मेरे को किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ। ठीक। अब देखिए, अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? ये डीएल है और ये आर है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डीएल क्रॉस आर। डीएल की तरफ अपने चारों फिंगर्स को रखिए और आर की तरफ क्रॉस कीजिए, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आएगा? इनवर्ट। ये आएगा ना। डीएल की तरफ अपने चारों फिंगर्स को रखिए और आर वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए, तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा? इनवर्ट। हमेशा राइट हैंड कर्ल रूल लगाना है। ठीक है, तो ये जो इनवर्ट डायरेक्शन आ रही है, किसका डायरेक्शन बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। सर एक बार दोबारा बताना डायरेक्शन। डीएल की तरफ अपने चारों फिंगर्स को रखिए और आर वेक्टर की तरफ चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए। जो थंब का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन बताएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? अब ऐसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन के हिसाब से पता लगाना है। अभी मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई ना हो रहा हो तो हमेशा जो थंब है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्योंकि मैग्नेटिज्म में ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी डायरेक्शन में फंसते हैं आप लोग। जो आपका थंब का डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन कहाँ रखेंगे? करंट की तरफ। ठीक। और अपने चारों फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। चारों फिंगर्स को वहां पे स्ट्रेच कीजिए जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो पाम का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो करंट को ऊपर की तरफ खींचिए, फिंगर्स को पी पॉइंट की तरफ स्ट्रेच कीजिए, तो पाम का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट। सर ऐसे करने से तो आउटवर्ड जा रहा है। आउटवर्ड कैसे जा रहा है? पी पॉइंट की तरफ चारों फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, जो पी पॉइंट है, इनवर्ड आएगा। देखिए ध्यान से। अब देखिए, इसी मैग्नेटिक फील्ड को डीबी, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी एल क्रॉस आर था ना, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो एक आर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, जो भी एक दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ हर एक के लिए अलग अलग, वो फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं आपके, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही। देखिए फर्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, किसी भी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और ये जो पी पॉइंट है यहाँ से डी डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये जो एंगल बना रहा है ऊपर वाला पॉइंट, ये मान लीजिए थीटा 1, और ये वाला एंगल बना रहा है थीटा।
याद कीजिए वहां पे भी हम लोग ऐसे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या था, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, दो दो थे। यहाँ पे सिंपल, अगर मेरे को पी पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना डी पॉइंट पे है। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका, करंट के डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे और अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पी पॉइंट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनवर्ट, ठीक। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और डायरेक्शन निकालने का तरीका पता ही है। फिगर को ध्यान रखिएगा, जो थीटा 1 है वो क्या है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थीटा 2 क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला लिखा है। क्लियर है? नहीं हुआ। अच्छा, नोट नहीं किया है? यार हो गया। ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है आपका पी, और ये कितने एंगल पे है, 37 डिग्री। तो पी पॉइंट पे आपको क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले अगर इसी में अगर हम लोग देखें, अगर ये वायर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री ना। इमेजिन कीजिए इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो θ1 θ2 आपने मेजर किया है वो क्या किया है, P पॉइंट से सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसके रिस्पेक्ट में आपने ये एंगल बताया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो यही होगा परपेंडिकुलर। आपने इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया पीछे। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a cos 37। तो आपने d की वैल्यू पता लगा ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले वायर के एक एंड को देखूंगा। अगर यहाँ से मैंने वायर के एक एंड को देखा तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री ना। ठीक है, तो θ1 की वैल्यू आपको क्या पता चल गई, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे को किसको देखना है, वायर के दूसरे एंड को देखना है। तो वायर का दूसरा एंड तो यही है। अब इस वायर के दूसरे एंड को देखूंगा, ये रहा। मेरे को क्या करना है, डी जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, वहां से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल तो ये है ना। तो ये कितना, कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने क्या बताया था, जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, एक आपका क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे आपका θ2 क्या है, ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज। आपने एक एंड को देखा तो 90 डिग्री बना रहा था, जब आपने दूसरे एंड को देखा तो डी के साथ कितने एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए θ2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -37 डिग्री। सर क्लॉकवाइज कैसे होगा, एक और बार बता दीजिए। 37 वाला। डी के रेस्पेक्ट में एंगल को देखा जाएगा ना। ये एक एंड हुआ, एक एंड ए मान लीजिए। ए पॉइंट को यहाँ से जोड़ा सबसे पहले आपने पी पॉइंट से, डी के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, 37। क्लॉकवाइज है इसलिए आपने इसको क्या किया, माइनस लिखा। सर और एक अगर की 90 वैल्यू पता डिग्री चल, दूसरी तरफ ले लें तो, क्या क्या 90 डिग्री को दूसरी तरफ ले लें तो, दूसरी तरफ कैसे ले लेंगे, वायर यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है तो। वायर एक्सटेंड किया ना हमने। वो तो 90 डिग्री बनाने के लिए ना, एक पॉइंट से तो किसी एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर होता है। वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाने के लिए, पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके लिए मैंने एक्सटेंड किया। वो एक्चुअल में वायर है नहीं। डी θ1 θ2 पता चलिए, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन तो निकाल लेंगे ना, डायरेक्शन क्या होगा, अंदर या बाहर। अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे निकालना है जो कि सेंट्रोइड है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो वायर को ब्रेक कर लीजिए। जैसे आपने कहा ABBCCA। अब AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट, AB वायर इनवर्ड। के अंदर की तरफ, BC के कारण आउटवर्ड। कैंसिल।
तीनों की तरफ अंदर की तरफ है। हाँ, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए पी पॉइंट की तरफ। पाम का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ। हर एक वायर की वजह से देखिए अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक की वजह से सिंपल ऐड करना है। तो हम लोग किसी एक की वजह से निकालें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, किसी एक की वजह से निकालने आपने क्या किया, पी पॉइंट से सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई किया। यही होगा ना डी। इसको आपने एक एंड को जोड़ा और दूसरे एंड को जोड़ा। ये एंगल कितना होगा? 30। ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60। ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 60। ये होगा ना। और डी की वैल्यू निकालिए। ये कितना है आपका? a/2। टोटल डिस्टेंस ए है तो ये कितना हो जाएगा? a/2। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया? sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। tan 30 लगाइए। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2√3। d की वैल्यू आ गई। θ1 कितना है आपका? d से एक पॉइंट को देखूंगा तो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। दूसरे पॉइंट को देखना तो वो भी कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और दोनों एक क्या है? क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री और θ2 कितना है? 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मेरे को टोटल निकालना है ना, तो इंटू 3 कर दूंगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है। ए बी बी सी सी ये सब आपके इक्वल है। कीजिए कीजिए फटाफट, पूरी वैल्यू लिखिए। सर 18 into mu naught by 4 pi I upon a। ठीक है। आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। डी की वैल्यू आ रही थी आपकी a/2√3। साइन θ1 साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2√3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया। एक के कारण ये आ रहा है, ऐसे कितने हैं? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर होगा तो θ1 θ2 की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए। साइन 90 प्लस साइन 92, 2 नीचे कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये आपका इनफाइनाइट वायर है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है कि लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। ठीक है, आपका क्या है? वायर का लेंथ कितना है? 1 मीटर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि आपसे यहाँ पे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये जो स्मॉल d डिस्टेंस है, d इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू l। 2 मिलीमीटर मतलब 2 × 10⁻³
ठीक है, तो ये क्या आपका इस वायर के लेंथ से बहुत छोटा है। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, उसके लिए वायर कैसा ट्रीट हो रहा होगा, इनफाइनाइट की तरह। इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई चीज होती नहीं है, रिलेटिव टर्म होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसे हिंट में लिख लीजिए बगल में, कहेगा वायर की लेंथ आपकी 1 मीटर है, 2 मिलीमीटर है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा ना, लिखा हुआ नहीं आएगा, दिमाग में नहीं रहेगा, थीटा 1 और थीटा 2 के पीछे पड़े रह जाएंगे। चीजें आती हैं तब भी लिखे जरूर। सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब कि जो पी पॉइंट है जहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है, वहीं से डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। ठीक है, इसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा 1 देखूँ तो थीटा 1 पे इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये देखिए इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिल रहा होगा। और थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे देख रहे हैं, तो डी से तो ये एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसी को याद है फॉर्मूला, रिंग के कारण, अर्जुन, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। सर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था वैसी ही होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरे को यहाँ पे रिंग की वजह से निकालना है एट द सेंटर। सेंटर पे कितनी होती है, फॉर्मूला याद होगा सबको, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये वायर है, ठीक है, मैंने कहा ये वायर है, और इसी के एक्सिस पे एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अलोंग द वायर अगर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। सर रिंग के मतलब कोई रिंग के आउटसाइड पॉइंट रखा हुआ है पी पॉइंट, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो उसके लिए अरे के क्यू एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर होल 3/2, याद है।
यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं याद है? याद है। बस क्यू की जगह ही लगा दीजिए, ठीक है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा, वो इसको क्वेश्चन कभी आया नहीं है। मैं उतनी ही चीजें बता रहा हूँ जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ वहाँ मत भागे। चलिए ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। सर 0 गलत। नहीं सर, zero। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। गलत। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r ब्रैकेट 1 अपॉन। सर म्यू नॉट गलत। आई अपॉन 4r। गलत। सर म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। हाँ सही है। अभी आपने देखा था कि पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करनी है, तो सेमी सर्कल है ना, कई सारे पार्ट्स में इसको ब्रेक कीजिए। ये आपने कहा ये पहला पार्ट है, ये दूसरा वाला रिंग सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। इस पूरे फिगर को मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले वन वाले पार्ट की वजह से देखिए, वन वाले पार्ट की वजह से ये तो वन वाला पार्ट क्या है, इसी के एक्सिस के अलोंग आ रहा है ना, इसी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो वन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। सेकेंड वाला क्या है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग, पूरे रिंग की वजह से कितना था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो आधे सर्कल की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r ना, पूरे रिंग का आधा। तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड के कारण म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। रेडियस कितना है, हाँ कैपिटल आर के इक्वल। डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो हमको रखे करंट का डायरेक्शन, ऊपर। तो इसको कल Towards स्ट्रेच कीजिए अंदर की तरफ, ठीक है। अब आइए थर्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि उसी वायर के अलोंग है। उसके फोर्थ के कारण निकालेंगे तो B4 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। r कितना है यहाँ पे, 2r। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, थंब कहाँ है, लेफ्ट डायरेक्शन में, फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए P पॉइंट की तरफ, तो कहाँ आ जाएगा, पाम ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। ये अंदर की तरफ है, इसको आपने प्लस मान लिया, बाहर की तरफ क्या है, B4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r, इसलिए माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r। नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखना और फॉर्मूले ध्यान में रखने बस। सर एक बार B4 की डायरेक्शन बता दो। थंब आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए P पॉइंट की तरफ, पाम कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ।
अच्छा, पूरा पूरा सर्कल नहीं होता, मैंने कहता है कितना ही पार्ट है, और ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है पूरे सर्कल के कारण, कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, पूरे सर्कल के कारण। और पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई। ठीक है, तो 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई, यूनिटी मेथड। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, इनटू थीटा। 1 डिग्री के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और थीटा के लिए कितना होगा, इनटू थीटा ना। एक टॉफी का प्राइस निकाला, उसको जितने भी टॉफी का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए, जो क्रैश कोर्स वाले हैं, इस वीक मैं अभी आप लोगों की क्लास नहीं रख रहा हूँ 11 बजे वाली, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी 2 क्लास है अभी, मैग्नेटिज्म, और इवनिंग में 4:30 to 6 ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं एक और, उसके बाद नहीं तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर बेकार में ख़राब ना हो जाए कोई टॉपिक। ठीक है, सर म्यू नॉट आई अपॉन 4r कोष्टक में 1 + 2 अपॉन पाई। हम्म, देखिए इसको भी आपने क्या किया, 3 पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर पहले वाले पार्ट को देखूं तो ये तो क्या है, आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना था, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई d। ठीक, तो यहाँ पे B1 कितना हो जाएगा आपका, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d। का मतलब r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रहा है ना यहाँ से। अब उसके बाद सेकंड वाले के कारण है ये, सेकंड वाला क्या है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। और उसके बाद थर्ड वाला क्या है आपका, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d। d मतलब r। अब हम लोग करंट का डायरेक्शन, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले वाले में देखिए, फिंगर्स को मतलब कि थंब को रखे ऊपर की तरफ, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे P पॉइंट की तरफ, तो पाम कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। सेकंड वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। थर्ड वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आपकी अंदर की तरफ। तो बी नेट कितना हो जाएगा, B1 + B2 + B3। क्लियर है।
दोबारा बता दो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, इन्फिनिटी तो जा रहा है, और पी पॉइंट क्या है, एक एंड के बगल में है, तो इसी को सेमी इनफाइनाइट कहते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट ए डिवाइड 4 पाई डी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल ना। और सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हूँ अभी तक, और कुछ नहीं। ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पी पॉइंट की तरफ। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दूसरे वाले के कारण अंदर, और तीसरे वाले के अंदर। तो मेरे को तीनों को क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। सर क्लियर है? ये एक्सिस है आपकी, एक्स वाई जेड। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ध्यान से कीजिए, पहले वाला डायग्राम आपका 2 डायमेंशन था, जो वायर आपके एक ही प्लेन में था। यहाँ पे वायर आपके एक ही प्लेन में नहीं है, कुछ आपका एक्स प्लेन में है, कुछ आपका एक्स वाई प्लेन में है। तो डायरेक्शन ध्यान रखते हुए चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से। इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अगर ध्यान से देखिए, तो सेम ही पहला आंसर वाला आएगा क्या? नहीं, कैसे सेम आ जाएगा, पहला वाला प्लेनर था, ये आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है, कैसे सेम आ जाएगा। 90 डिग्री तो रूट 2 के टर्म्स में करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला वाला क्या है आपका, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, इट मींस आर। सेकंड वाला क्या है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर। थर्ड वाला वायर क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब आता है डायरेक्शन के बारे में। थंब को रखिए, पहले वाले वायर के कारण निकाल रहा हूँ। थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए पी पॉइंट की तरफ। तो थंब, ये पाम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सा डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है नीचे, पॉजिटिव। है नेगेटिव। नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस जे कैप। सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्या है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, थंब फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए। तो पाम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब माइनस के कैप। फोर्थ थर्ड वाले में आइए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, पाम कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। माइनस जेड। डाउनवर्ड कौन सा है, माइनस जे। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, बी नेट कितना हो जाएगा,
B1 + B2 + B3। तीनों का वेक्टर एडिशन कर दिया आपने सिंपल, और वेक्टर फॉर्म में लिखा ही है। क्लियर है? आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। बोर्ड में आया था सर, हम्म, बोर्ड में भी आया था। बोर्ड में भी था, तो देख लीजिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ। तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे भी अभी और क्वेश्चन करने हैं आपको। एक तो कल तक हम लोग कोशिश करेंगे इसको बाइंड अप कर दें, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, और उसके बाद फिर आपका EMI। ठीक, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे को जून तक का टारगेट है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी। टोटल आपके 5 से 6 चैप्टर बचे हुए हैं EM वेव्स तक। तो शीट आप लोग करते रहिएगा, शीट में आज ही सेंड करवा देता हूँ। शीट आप लोग करते रहिएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सभी चीज़ें खत्म होने के बाद शीट का डिस्कशन करें। ठीक है, पहले सिलेबस को जल्दी फटाफट खत्म करें, उसके बाद पूरे 1 हफ्ते सिर्फ शीट ही डिस्कस कर लेंगे, और एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा 5 चैप्टर का, शीट डिस्कस करेंगे तो। ठीक, तो अभी क्रैश कोर्स वालों का अभी क्लास है, और इवनिंग में क्लास है 4:30 पे। उसका लिंक अलग है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप पे। ठीक है, वो मेरी पर्सनल ID पे क्लासेस है। सर अभी हम लोग की क्लास नहीं है। नहीं, अभी बोला तो था नीचे, 3 चीज़ें अलग अलग, तीनों चैप्टर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उसको रोक दिया मैंने, क्योंकि उसके बाद सैटरडे को भी क्लास लूँगा। किसकी? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स की। इसलिए कुछ सोच समझ के रोका है कि ज़्यादा मैशअप ना हो जाए सब चीज़ें। ठीक है, ओके चलिए। थैंक यू सर। सर 2 Thank मिनट you. एक बात करनी है। हाँ, ठीक है, रुका वो। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर 4:30 बजे वाली क्लास है। हाँ, 4:30 पे है क्लास, 4:30 पे क्लास।